Hello everyone. Today we are going to learn about tense. What is the meaning of tense? How many tenses are there in English grammar? And what are the subcategories of tenses? इस सब के बारे में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेंस की मतलब क्या होता है. तो जनरली अगर हम जनरल सेंस में बात करें, वैसे तो एब्सोल्यूट नहीं है कि ये परफेक्ट डेफिनेशन है, क्योंकि टेंस का मतलब ग्रामेटिकल सेक्शन में होता है और टाइम के सेंस में हम अलग बात करते हैं. बट हम यहाँ जनरल सेंस में हम टाइम ही कंसीडर कर लेंगे कि इसका मतलब टाइम होता है. तो टेंस का मतलब हम ये मान के चलेंगे कि टाइम होता है. ठीक. अब टाइम हम लोग के पास होता कितने हैं? तो हमारे पास 3 टाइम हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ये 3 टाइम होते हैं. इसी के बेस पे सब कैटेगरीज फर्दर डिवाइडेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन. एक्शन के बेस मान करके हम एक्शन के बेस पे 4 सब कैटेगरीज बनाते हैं. बट उससे पहले टेंस मतलब टाइम होता है. तो टेंस करता क्या, सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें करता है वो भी हमें पता होना चाहिए. तो ये क्या कहता है? टाइम बताता. किस चीज़ का टाइम बताता है? एक्शन का टाइम कहता है. व्हेन एन एक्शन इज़ बीइंग परफॉर्म इट शोज इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस के अंदर कौन सा काम किस समय होता है, प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है या फ्यूचर में होता है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है वो क्या है? टेंस है. तो टेंस यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही इज़ स्लीपिंग. देखिए ही और स्लीपिंग यहाँ पे सिमिलर है, ही एंड स्लीपिंग सिमिलर है. लेकिन यहाँ पे इज़ लगने की वजह से इसका टाइम चेंज हो गया. यहाँ वॉज लगने की वजह से इसका टाइम चेंज हो गया. तो ये क्या हुआ? हम अभी बता रहे थे ही इज़ स्लीपिंग अगर के तो करंट टाइम में काम हो रहा है. लेकिन अगर यहीं पर हम ही की इस के प्लेस पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वॉज यूज़ करते हैं तो पता चलता है ये पहले हो रहा था, अब के बारे में नहीं पता है. तो ही वॉज स्लीपिंग हमें पास्ट में बताया जा रहा है कि कोई काम कंटिन्यूसली हो रहा था. और अगले वाले में हमने यहाँ विल लगा के फर्स्ट फॉर्म यूज कर लिया. और फर्स्ट फॉर्म जैसे यूज किया, यहाँ पे देखें क्या लिखा है? ही विल स्लीप. अब यहाँ ही विल स्लीप लिखा हुआ तो इसका मतलब चलता अभी एक्शन हो भी नहीं रहा है और ना हो रहा था. ये आने वाले टाइम में होगा. यानी कहाँ की बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है. तो टाइम में बताने का काम कौन करता है एक सेंटेंस के अंदर? वो है टेंस. यानी टेंस ही क्या है? टाइम है. ठीक. ये तो टाइम हो गया. दूसरी बात ये भी बताता है कंडीशन ऑफ द स्टेटमेंट, ये कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट, ये कंडीशन ऑफ एक्शन हो. लाइक यहाँ पर आप देखेंगे आई वॉज सैड. तो यहाँ बता रहा है इसकी कंडीशन कैसी है. इससे पता चल रहा है कि ये पहले सैड थे, अब नहीं है. ठीक. तो ये इस टेंस से पता चला. टेंस यानी हेल्पिंग वर्ब से पता चला. यू आर सैड. अब यहाँ पता चल रहा कि इनकी करंट टाइम में कंडीशन कैसी है ये. तो एक सेंटेंस का टाइम तो बताते ही बताता है, उसके साथ ही एक्शन, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट भी बताता है, स्टेट ऑफ एक्शन भी बताता है. तो टाइम डिनोट्स टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब. तो ये सारी चीज़ों को बताने का जो काम करता है वो हमारा टेंस होता है. फिर टेंस को फर्दर 4 सब कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है. लेकिन ये कैटेगरी जो बनाई गई वो नॉट ऑन द बेस ऑफ टाइम, टाइम के बेस पे नहीं बनाया गया, ये एक्शन के बेस पे बनाया गया. ये फर्दर कैटेगरी डिवाइड होती हैं, ये एक्शन के बेस पे हुआ. यानी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्शंस होते हैं, उस एक्शन को बेस मान के अलग अलग टाइप के एक्शंस है तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया. इससे फर्स्ट है इंडेफिनिट टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप कहते हैं, उसी को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये सब सेम कैटेगरीज यहाँ भी हैं और यही फ्यूचर में भी हैं, दोनों में चलती रहेंगी. सेम नाम है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है तो वी विल चेंज द नेम ऑफ टेंस. तो यहाँ पे अगर हम इसमें बात करें पास्ट में तो हो जाएगा यही सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस. यहाँ पे हम बात करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा. या अगर हम फ्यूचर में बात करेंगे तो सेम नेम के साथ वो भी मूव हो जाएगा. पास्ट इंडेफिनिट था तो यहाँ से आगे अगर या प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो हम फ्यूचर में बात करेंगे तो हो जाएगा सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट. अगर नेक्स्ट में हम बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट करेगा तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सेम कैटेगरी सबकी बन जाएंगी, इधर भी वही बनेंगी और इधर भी बनेंगी, वो सिमिलर रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. लेकिन ये सब कुछ बेस्ड ऑन एक्शन है, टेंस के बेस पर, टाइम के बेस पे नहीं है. ये अलग अलग एक्शंस अलग अलग वे में परफॉर्म किए जाते हैं, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए परफॉर्म किए जाते हैं. उसको बेस मान के फर्दर हम इसे 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. And if you are going to make sentence, before making sentence you must have complete information about this structure. इस स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको नहीं पता आप 100% मिस्टेक करोगे. तो बेसिक्स आपके पता होना चाहिए और बेसिक में सबसे इंपॉर्टेंट आपको तो ये तो पता ही होनी चाहिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब.
हेल्पिंग वर्ब तो रट लेते हैं, पता चल जाता है, बट ये आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी यूज होती है। तो व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच कैन बी अप्लाइड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, या तो यहाँ पे आप नाउन प्लेस कर सकते हैं या फिर प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट होगा तो कोई नाम होगा, और नेम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन आएगा, नाउन का रिप्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन। तो अगर नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट में भी सेम कैटेगरी होती है, किसी चीज़ पर काम करेंगे उस चीज़ का नाम होगा, किसी के लिए काम करेंगे उसका नाम होगा। नाम अगर नहीं लेगा उसके प्लेस पे कोई ना कोई वर्ड होगा, वो होगा प्रोनाउन। तो इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वी कैन यूज़ ओनली नाउन और प्रोनाउन। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं यूज कर सकते। अब कुछ भी नहीं के सेंस ये नहीं कि नाउन क्लॉज भी यूज कर सकते हैं, नाउन फ्रेज यूज कर सकते हैं, कंपाउंड नाउन यूज कर सकते हैं, नाउन यूज कर सकते हैं या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, बट वो होगा नाउन कैटेगरी का ही। जो उसके पार्ट ऑफ स्पीच हम डिवाइड करेंगे, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं उसके हम डिवाइड करेंगे, तो सिर्फ नाउन प्रोनाउन ही यूज कर सकते हैं और कुछ नहीं यूज कर सकते। तो ये तो हो गया यहाँ पे यूज क्या होगा। लेकिन व्हाट इज़ सब्जेक्ट, ये कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो एक स्टेटमेंट अगर लिखा हुआ है तो उसके अंदर जो परफॉर्मिंग एलिमेंट होता है, जो भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, जो डूअर होता है, जो एक्शन को कर रहा होता है, वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन ऐसे सेम सेंटेंस नहीं होते हैं, देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस इन विच देयर विल बी नो एक्शन। तो उसमें आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें आपको ये देखना है कि अबाउट होम इज़ बीइंग टॉक्ड, किसके बारे में बात हो रही है। लाइक 2 एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल मेंशन किया है, तो इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं आप। इस एग्जांपल में सबसे पहले हम ये देखेंगे ही इज़ टेकिंग रेस्ट। तो इसमें एक्शन वर्ब दिया कि एक्शन क्या हो रहा है, रेस्ट ले रहा है, आराम कर रहा है, टेकिंग रेस्ट। तो टेक किसके फॉर्म होती है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म होती है, वो हमेशा मेन वर्ब होता है। और किसी की फॉर्म नहीं होती कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म हो। तो इतना आपको याद रखो, जिसमें आईएनजी लगा सकते हैं आप, जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, वो मेन वर्ब होती है। या आप एक्चुअल डेफिनेशन अगर याद करना है तो आप ऐसे कह सकते हैं, द वर्ड आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शोज एक्शन इन अ स्टेटमेंट और सेंटेंस, वी कॉल इट मेन वर्ब। तो एक सेंटेंस के अंदर जो क्या हो रहा है इस चीज़ को बताने का काम करता है ऐसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब कहते हैं, उसी को मेन वर्ब कहते हैं, उसी को वर्ब कहते हैं। तो ये तो सिंपल सा डेफिनेशन आराम से आप पता चल जाएगा। अगर हम हिंदी की बात में करें तो उसकी जो बेस फॉर्म होती है, जो एक्चुअल फॉर्म होता है, जो मूल रूप होता है, उसमें ना शब्द आता है, लास्ट में ना वर्ड आता है। लाइक खेलना, हंसना, कूदना, रोना, नहाना, टहलना, पढ़ना, लिखना, कुछ भी करोगे तो उसमें ना वर्ड जरूर है, जो उससे बेस फॉर्म होती है वो। जैसे वो चला गया तो चले जाना, ये उसकी एक्चुअल फॉर्म है। वो सो रहा है तो सोना एक्चुअल में फॉर्म है। तो ना जो वर्ड आता है वो हिंदी में होता है मेन वर्ब। और इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में वो हो जिसके फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जिसे कहते हैं। अगर वो जिसमें लग जाता है तो समझ लो वो मेन वर्ब है, अदरवाइज़ नहीं है। तो यहाँ पर टेकिंग तो मेन वर्ब है। अब अगर एक्शन है, सेंटेंस के अंदर काम हो रहा है, इसमें दिया है मेन वर्ब, आपको दिया गया कि एक्शन ये हो रहा है, तो ये जो जो पर्सन या जो चीज़ इस चीज़ को कर रही होती, जो इस एक्शन को परफॉर्म कर रही होती, वही क्या हमारा होता है, सब्जेक्ट हो रहा। ठीक, तो वो सब्जेक्ट होता है जो एक सेंटेंस के अंदर किसी एक्शन का डूअर होता है, करने वाला होता है, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग। लाइक फैन इज़ मूविंग, तो मूविंग कौन हो रहा है, फ़ैन हो रहा है। तो यहाँ काम कौन कर रहा है, मूव होने का, फ़ैन। तो जो एक्शन को परफॉर्म करेगा वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया ये सब्जेक्ट। ये तो एक्शन दिया हुआ था, लेकिन देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस इन विच देयर विल बी नो एक्शन वर्ब, नो मेन वर्ब। एक्शन वर्ब मेन वर्ब नहीं होगा। तो इन दो सेंटेंसेस हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। उसमें हमें क्या देखना है, अबाउट होम इज़ बीइंग टॉक्ड, किसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात होगी वो हमारा होगा सब्जेक्ट। यानी जब एक्शन दिया होगा तो एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट है, एक्शन नहीं दिया होगा तो एक्शन जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होगा। लाइक यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट, तो हु इज़ प्रेजेंट, तो आंसर क्या मिलता है, ही इज़ प्रेजेंट। तो प्रेजेंट कौन है, ही के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या है, ही इज़ इंजर्ड, इसकी कंडीशन बताई जा रही है, तो कैसा है, वो कैसा है, इंजर्ड कौन है, ये बात किसके बारे में हो रही है, ही के बारे में हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब अगर सब्जेक्ट को निकालने के बाद जो पोर्शन बचता है उस पोर्शन को क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ये भी आप देख लीजिए। ठीक, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एक्सक्लूडिंग सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, या कह सकता है पार्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स या पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स अबाउट सब्जेक्ट, वो टॉक अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट।
तो ये प्रेडिकेट आप देखते हो जहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद इधर रखा हुआ है इस टेकिंग रेस्ट, ये आपका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे या सब्जेक्ट के बारे में जो बात करे, जो स्टेटमेंट दिया हो तो किसके बारे में दिया होता है, वो सब्जेक्ट के बारे में दिया हो तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट फाइंड आउट करने का तरीका। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है वो पता कर लेते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको क्या देखना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने क्या किया, जिस एक्शन को परफॉर्म किया इसका इम्पैक्ट जिसके ऊपर पड़ता है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ और नहीं, एम क्या है आपकी लाइफ का, जैसे पूछते नहीं आपकी लाइफ का टारगेट क्या है, एम क्या है। तो जो ऑब्जेक्ट है मतलब हम सारे एक्शन को कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फॉर होम वी आर परफॉर्मिंग द टास्क और एक्शन। हम एक्शन किसके लिए कर रहे हैं, किस चीज़ पर कर रहे हैं, दोनों हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट ने कोई काम किया, जो काम किया वो हो जाएगा मेन वर्ब, जो करेगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट। और इस मेन वर्ब का जिस पर इम्पैक्ट पड़ेगा या इस मेन वर्ब जिसके लिए किया जा रहा है वही हमारा एम होता है, और वही एम को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं, हमारा टारगेट क्या है। तो ये है आपका सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट होगा तब भी या तो नाउन या प्रोनाउन होगा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तब भी नाउन या प्रोनाउन होगा, दोनों चीज़ों की जगह पे यही रहेगा। अब ये कंडीशन होती है कि नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन तो समझ में आता है कि नेम होगा, नेम ऑफ एनीथिंग इज नोन एज नाउन, ये तो सिंपल सा तरीका हर किसी को पता है। लेकिन अगर प्रोनाउन आता है तो उसके सारे बहुत से केस होते हैं जो यहाँ पे नीचे मेंशन किए गए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस दिए हैं, तो उन केसेस में से हम कौन सा यूज करेंगे ये कैसे पता करें। तो आपको अलग अलग केसेस का अलग अलग चीज़ों के लिए यूज करना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लाइक ये रेड वन जो है आपका सब्जेक्टिव केस जो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जब हम सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करेंगे तो वे आर गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्म इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन अगर इसी चीज़ के बारे में बात हो बट इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ना हो, ये क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, लर्न कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, ये भी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ होती है, कन्फ्यूजन कहाँ होती है। जो कन्फ्यूजन होती है वो इस जगह पे होती है जिसके दोनों फॉर्म सेम होते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे तो यू लिखा हुआ और यहाँ पे भी यू लिखा हुआ, तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस इज द सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस इन अ सेंटेंस। ऐसे तो लिखा समझ में आता हर किसी को कि ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, बट इन द सेंटेंस हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, सेंटेंस में कैसे आप पता करने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस बहुत आर सिमिलर, यहाँ पे वही कंडीशन है, तो यहाँ कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। और भी देखिए यहाँ पे हिज और हिज सिमिलर है, फिर क्या करेंगे भाई सब, यहाँ पे और भी कंडीशन है, यहाँ पे हर और हर सिमिलर है। तो ये कन्फ्यूज करने वाले होते हैं कि हम सब्जेक्टिव केस से कंसीडर करेंगे इन द सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव केस कंसीडर करेंगे, या पजेसिव एडजेक्टिव करेंगे या पजेसिव प्रोनाउन करें, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। और बहुत ईजी ट्रिक है, बहुत सिंपल है, कैसे फाइंड आउट करना है वो भी देख लेते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव बनो, व्हेन योर सेंटेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सब में नहीं होता क्योंकि हम हर किसी के साथ नहीं कर सकते, बिकॉज जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब पर सब्जेक्ट से पहले चला आता। तो लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के यूजुअली बाद में ही होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो इतना याद रखना आपको कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनमें से कोई एक भी आ जाए तभी, तीनों कंडीशन हमें नहीं देखनी है, बस इतना देखना। और प्रीपोजिशन, आपका सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव है और इन तीनों में से कुछ भी दिया हुआ, कुछ भी मतलब इन एनीवन कुछ भी हो, सब कंडीशन नहीं कि तीनों फुलफिल होनी चाहिए, एक मिल जाए। तो अगर इससे पहले आप लगा रहे हैं और इससे बाद लगा रहे हैं तो आपको इतना ध्यान रखना, अगर इससे पहले यूज कर रहे हैं लाइक हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब हो या प्रीपोजिशन हो, इससे पहले अगर लगा रहे हैं तो आपको यूज़ क्या करना है, सब्जेक्टिव केस। कि सब्जेक्ट है, काम करने वाला पर्सन है, तो इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट वी यूज सब्जेक्टिव केस। लेकिन अगर इनके बाद यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद हो रहा है, तो आपको यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, केस का मतलब कुछ और नहीं है, फॉर्म होता है, चेहरा होता है, अलग अलग फॉर्म होती है, अलग अलग रूप होता है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब मिल जा रहा है, मेन वर्ब मिल जा रहा है, प्रीपोजिशन मिल रहा है, एंड द सेंटेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स असर्टिव सेंटेंस,
तो यू विल हैव टू यूज़ सब्जेक्टिव केस बिफोर दीज वर्ड्स एंड आफ्टर दीज वर्ड्स यू आर गोइंग टू यूज ऑब्जेक्टिव केस। बहुत सिंपल है, तो आपको ईजिली ये पता चल जाएगा। अगर ये आपका यू जो है किससे मिल रहा है, इससे पहले मिल रहा है, यहाँ पे यू लिखा हुआ, इसका मतलब ये कौन सा है, सब्जेक्टिव केस। लेकिन यही यू इन सब के बाद में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये ऐसे यूज करना जिसमें आपको दोनों फॉर्म ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे सिमिलर नज़र आती है। यहाँ पे देखेंगे दोनों सब क्या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेम ही है। तो अगर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्रीपोजिशन से पहले हैं तो सब्जेक्टिव केस है ना, दीज वर्ड्स आर आफ्टर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्रीपोजिशन, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएंगे। अब ये होता है कि नेक्स्ट बाकी जो अलग अलग फॉर्म होते हैं उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे इसमें पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, हिज एंड हिज, यहाँ पे हर और हर इसका रिलेशन है, ठीक। ये दो पेयर यहाँ पे बने और ये पेयर यार यहाँ पे बने, ईजी है, ये भी देख लेते हैं कैसे हमें फाइंड आउट करना होता है। अब ये है क्या, एडजेक्टिव। आप इसके डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की डेफिनेशन हर किसी को पता होता है ईजिली, क्या है कि वर्ड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, वी कॉल इट एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की कंडीशन क्या होती है, हम उसको वहाँ प्लेस करते हैं वो जिसको मॉडिफाई करता है। तो एडजेक्टिव वर्ड्स आर प्लेस जस्ट बिफोर द नाउन और प्रोनाउन टू विच दे आर गोइंग टू मॉडिफाई। तो जिसको ये मॉडिफाई करते हैं ठीक उनके पहले रखते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर माँ आपने लिख दिया तो ये एडजेक्टिव है, तो इसके बाद होना किसका कंपलसरी है, नाउन आना चाहिए। अगर नाउन आपने प्लेस नहीं किया तो सेंटेंस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि ये है क्या, इसकी डेफिनेशन हर किसी को पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी नाउन एलाबोरेट करता है, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। अगर ये है और इसके बाद कुछ भी नहीं है तो एडजेक्टिव हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इसको चाहिए क्या, नाउन या प्रोनाउन चाहिए ताकि उसके बारे में कुछ कह सके, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सके। तो इतना याद रख लो आप क्या, कि ये जो इतने सारे वर्ड्स दिखे हैं, जैसे यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना हो, तो हमें पता है कि अगर हिज लगा दिया तो हिज के बाद अगर वो क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये अपने बात क्या डिमांड करेगा, नाउन ज़रूर लेगा। लेकिन वो अगर हिज पजेसिव प्रोनाउन है, देख नेक्स्ट वाला ये है, तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता, द वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन, यानी क्या होगा, इसके प्लेस पे क्या आ जाता है, ये नाउन के प्लेस पे आता है। तो यहाँ अगर नाउन है तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, हिज आएगा, तो यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं दिखाई देगा। तो इनके बाद जो पजेसिव प्रोनाउन है, इनके बाद नाउन नहीं होना चाहिए कभी भी। और ये जो पजेसिव एडजेक्टिव्स दिखे हैं पूरे, ये पूरे लिखे हैं ये वाली सीरीज़, इनके बाद अगर नाउन आपने प्लेस नहीं किया तो गलत हो जाएगा। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा आपको नाउन मिलना चाहिए। तो समझ जाना ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये वर्ड आ गए, जैसे सिमिलर वर्ड आ गए, हिज आ गया, तो यहाँ पर इसके बाद अगर नाउन नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। इस तरीके से हम इसके पेस को मॉडिफाई करेंगे, पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ही इज़ योर ब्रदर, इसमें सिंपली जैसे तो योर लिखा हुआ, और योर के बाद देख सकते हो क्या आ गया, ब्रदर, नेम ऑफ रिलेशन, नेम आ गया तो क्या हो जाएगा, नाउन आ जाएगा। अब योर आप देखोगे क्या लिखा हुआ, योर एडजेक्टिव सीरीज में आता है। अब एडजेक्टिव वाले ग्रुप में आ रहा है तो इसके बाद होना क्या चाहिए था, नाउन होना चाहिए, और नाउन यहाँ पे है, मतलब ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया इसको मॉडिफायर, तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। और अगर देखें जिसके केसेस सेम होते हैं उनमें कैसे पहचानेंगे, ये वाले कंडीशन हिज और हिज दिया हो तो उस पर सेंटेंस बना के देख लेते हैं। दिस इज हिज नोटबुक, तो दिस इज़ हिज नोटबुक। अब इस वाले सेंटेंस में देखेंगे तो क्या है, हिज दिया हुआ, और हिज के बाद क्या आ गया, नोटबुक। नोटबुक क्या है, एक नेम है, कॉमन नाउन है, यहाँ पे नाउन आ गया और ये हिज दिया हुआ है। तो हिज के बाद अगर नाउन आ रहा है तो हिज के पार्ट स्पीच क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव मॉडिफायर हमेशा होता है किसका, नाउन या प्रोनाउन का, इसके बाद नाउन का होना जरूरी है। बट अगर इसके बाद नाउन ना रहेगा तो क्या होगा, वो प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या है। तो ही इज़ रीडिंग माई बुक, माई आ गया, इसके बाद नाउन मिल गया, मतलब माई के पार्ट स्पीच क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो ये वाला हो गया आपका केस, यहाँ पे माई के बाद में क्या आ गया, नाउन आ गया, तो ये सही है। लेकिन नेक्स्ट में देखिए हिज के बाद कुछ भी नहीं आ रहा, हिज के बाद कुछ भी नहीं आएगा। अगर नाउन आ गया तो इधर वाला हो जाएगा, कुछ भी नहीं आया तो क्या हो जाएगा, वो
प्रोनाउन हो जाएगा। तो जैसे है ही इज़ रीडिंग माई बुक एंड आई एम रीडिंग हिज। हिज मीन्स क्या, हिज बुक, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है हिज के बाद में, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। कैसा, पजेशन शो करने वाला प्रोनाउन, यानी पजेसिव प्रोनाउन। तो इस तरीके से हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दिस इज़ द सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। और ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब प्लेस करने जा रहे हैं जिस प्लेस पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, ये सब कुछ, यहाँ पर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। कि ये सब के सब क्या, कौन से केस हैं, सब्जेक्ट वाले केस हैं, यानी सब्जेक्टिव केस। इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू यूज दीज फॉर्म्स। और इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट अगर यही चीज़ हमारा मेन वर्ब के बाद में चला गया तो हम ये वाला केस नहीं यूज कर सकते, फिर हमें ये रखना पड़ेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट वी है तो हम ये लगाएंगे, लेकिन अगर यही चीज़ ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद चला गया ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस हम यूज करेंगे अस वाला। इसी तरीके से ये देखेंगे दोनों फॉर्म सेम है, लेकिन ये मेन वर्ब के बाद होगा तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मेन वर्ब से पहले होगा तो सब्जेक्टिव केस। तो ये सारे केस आपको लर्न होने चाहिए, ये कंपलसरी है, 100% नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप मिस्टेक करेंगे आगे जा करके। एंड फाइनली वी आर एट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हेल्पिंग वर्ब हेल्प अस टू नो द टाइम ऑफ द सेंटेंस, टेंस ऑफ द सेंटेंस। तो हमें हेल्पिंग वर्ब से क्या हेल्प मिलती है कि हमें टाइम पता चलता है कि हम कौन से टाइम पीरियड में चल रहे हैं। और उसके साथ साथ में हमें ये भी पता चलता है कि सब कैटेगरीज होती हैं, उसमें आइडेंटिफिकेशन में भी हमें इंपॉर्टेंट मिलती है। स्टेट भी बताने का काम करता है, टाइम बताने का काम करता है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं नेम ऑफ टेंस, जब हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअल मीनिंग टेंस होती क्या है, तो वहाँ पे हमने देखा था स्टेट ऑफ सेंटेंस बताता है, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट बताता है, स्टेट ऑफ एक्शन बताता है, और एक टाइम पीरियड क्या चल रहा है, पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, वो यूजुअली हमें इससे पता चलेगा। हमेशा नहीं, बट इससे पता है। बिकॉज क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट में वी डू नॉट यूज़ हेल्पिंग वर्ब, वी यूज डायरेक्टली मेन वर्ब, तो वहाँ मेन वर्ब डिनोट करता है। बट जहाँ कहीं हेल्पिंग वर्ब होती है तो हमें ये हेल्प मिलती है, टाइम पता चलता है, और फॉर्म ऑफ उसका जो सब कैटेगरी होता है कि हमें कौन सा वर्ब लगाना है, वो भी हम इसी हेल्पिंग वर्ब से पता कर लेते हैं। आप हेल्पिंग वर्ब लर्न कर लेंगे तो मेन वर्ब अपने आप याद हो जाएगा, या मेन वर्ब याद होगा तो किसके साथ कौन सी मेन, ये आपको कनेक्शन होना चाहिए। क्योंकि आप जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट का हमेशा एग्रीमेंट किसके साथ होना चाहिए, वर्ब के साथ में होना चाहिए। यानी अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही कंडीशन होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग के अकॉर्डिंग मेन वर्ब आती है। तो ये तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते, जुड़े हुए रहते हैं, आपस में ही लिंक रहते हैं। जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, जैसी हेल्पिंग वर्ब वैसी मेन वर्ब, ये हमेशा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो ये हमेशा आपको याद करके चलना है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन सा मेन वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। ईजिली आप उसके बाद कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। सबसे पहला हमारा जो आपका टेंस है, सबसे डिफिकल्ट वन भी कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा रूल्स अगर किसी में रिगार्डिंग है तो इसी में है। इससे सब बाकी सब इजी होते हैं, इसमें ज़्यादा थोड़ा टर्म एंड कंडीशंस ज़्यादा हैं, तो बहुत आराम से पढ़ना है इसे, ताकि हमें क्लियरली से समझ में आए। तो वाई डू वी कॉल इट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट तो आपको पता ही होगा क्यों कहते हैं, बिकॉज इट डिनोट द टाइम। तो प्रेजेंट टेंस से तो पता चलता है कि क्या है, ये हमारा टाइम शो करने का काम करे कि हमारे पास प्रेजेंट टेंस में होगा, यानी करेंट टाइम में होगा। व्हाट द टाइम वी हैव, जो टाइम हमारे पास में, इसी में एक्शन होगा, तो इसे हम प्रेजेंट टेंस करते हैं। बट वाई डू वी कॉल इट इंडेफिनिट, हम इंडेफिनिट क्यों कहते हैं इससे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इंडेफिनिट इसका नाम पड़ा है तो कुछ तो रीज़न होगा इसके पीछे। तो प्रेजेंट टेंस में होगा, समझ में आ रहा है। इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, तो होता क्या है कि इंडेफिनिट क्यों कहते हैं इसे, ये हम जान लेते हैं। तो जो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, द एक्शन विल बी परफॉर्म इन प्रेजेंट टाइम, क्या होगा, द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वोंट बी डेफिनिट। तो जो एक्शन परफॉर्म होगा वो डेली बेसिस पे होगा, इट विल हैपन इन करेंट टाइम ऑन डेली बेसिस, बट द ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट पर्टिकुलर एक्शन वोंट बी डेफिनिट, फिक्स्ड। वो फिक्स नहीं होगी कि डेफिनिट हो, वो कंफर्म नहीं होगा कि 1 घंटा चल रहा है तो डेली 1 घंटा होगा, कॉन्टीन्यूस में मोड में हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं पता चलेगा। कंप्लीटेड फॉर्म में ये भी नहीं पता चलेगा। तो जब पता ही नहीं कुछ है, श्योरिटी नहीं है, तो क्या है, जो डेफिनेट नहीं हो क्या होगा, इनडेफिनिट होगा। तो इसमें हम ये कहते हैं द एक्शन विल बी परफॉर्म फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स वाई वी कॉल इट प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट पे हो रहा है, इंडेफिनिट टाइम के लिए हो रहा है, वो टाइम फिक्सेशन लिमिटेड नहीं है, कितने टाइम के लिए हो गए, वेरी कर सकता है। दैट्स वाई वी कॉल इट इंडेफिनिट टेंस। अब इंडेफिनिट टेंस में किस किस टेंस को हम इंक्लूड करते हैं, लाइक एवरलास्टिंग ट्रुथ। एवरलास्टिंग ट्रुथ्स में वो सारी चीज़ें जो डेली बेसिस पे होती हैं और कभी ना ख़त्म होने वाली होती हैं, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन,
अब यहाँ पे हम देखें तो जो अर्थ है रिवॉल्व करता है, घूमता चारों तरफ किसके, सन के जो, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम इंक्लूड करेंगे। करंट हैबिट होगी तो डेली बेसिस के वर्क पे टाइम पे परफॉर्म किया जाएगा, पर डे होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन होगा एक दिन नहीं होगा। हैबिट वही होती है जो रेगुलर बेसिस पे होती है। तो जो भी रेगुलर बेसिस पे हैं या जो डेली रूटीन का पार्ट है और उनके ड्यूरेशन का जो टाइम है, कितने एक्शन कितने ड्यूरेशन तक होगा, ये श्योरिटी नहीं है। दो चीज़ें, एक तो वो जो एवरलास्टिंग है, जो हमेशा होती रहेंगी, कभी भी रुकेगी नहीं, वो भी हमारे इसी टेंस में आ जाएगा। और वो हमारे जो टाइम, वो एक्शंस जो हम डेली बेसिस पे तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं फिक्स है कि 1 घंटा होगा, 10 मिनट होगा, 15 मिनट्स होगा, ये कन्फर्मेटिव नहीं होती। ऐसे सारे एक्शंस हम इसी में रखेंगे। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस ये देख लेते हैं। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस भी हमेशा किस में रहेंगे, सिंपल प्रेजेंट में रहेंगे। ये देखिए 14 सितंबर का न्यूज़पेपर है। अब यहाँ पे देखेंगे जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस लगता है, लाइक पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कितने होते हैं, एक है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें लास्ट में हम क्या लगाते हैं, एस या यस लगा देते हैं। वो कैसे लगाते हैं हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे सिंगुलर लिखा, और सिर्फ ऐसा सिंगुलर वर्ब कहाँ यूज करता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है। कहीं पे अगर किसी टेंस में सिंगुलर वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब क्या होती है हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, वहाँ पे एस, ई एस या आई एस में कन्वर्ट करके हम लगाते रहते हैं। ये देखेंगे न्यूज़। इसके बाद में देखेंगे कैप्शन जो है, हेडलाइंस है, तो ये हमेशा मानसून कितना है, एक है। मानसून की तो बात हो नहीं रही, एक है। ये कमेंस से होता है, जो कमेंस में क्या एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, कमेंस, एस लगा दिए तो हो गया कमेंसेस, यानी स्टार्ट्स होता है, विथड्रॉल। तो मानसून कमेंसेस विथड्रॉल, अब स्टार्ट हो गया है, वापस जाना शुरू हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, कमेंस में लगाओ क्या, एक्स्ट्रा एस लगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिंगुलर है। तो हम वर्ब भी क्यों से यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब बनाया कैसे जाता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर, आगे हम डिस्कस कर लेंगे कैसे हम डिस्कस होता है सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो, करंट हैबिट्स हो, एवरलास्टिंग ट्रुथ हो, और टीवी या रेडियो पर अब कमेंट्री अगर चल रही है तो वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में होगा। साइंटिफिक या मैथमेटिकल फैक्ट्स, क्योंकि जो है सच है वो आज भी है आगे भी रहेगा, तो बेस्ड ऑन क्या है, एवरलास्टिंग ट्रूथ ही चल रहा है यहाँ पे। तो साइंटिफिक या मैथमेटिकल कोई फैक्ट है तो आज भी वो पहले सच था, आगे भी सच होगा, वो करंट टाइम पे जब भी किया जाएगा तब भी सही निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्ट हैं ये भी इसी में रहेंगी। और डेली रूटीन के जो टास्क होते हैं, जो आप सुबह से लेकर शाम तक करते हो, लेकिन उसका ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता, तो रोटेशनल वर्क जो आता है, रूटीन वर्क आपका जो होता है, वो कहाँ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में। लाइक ब्रेकफास्ट हो गया, आप करते डेली हो, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जो ड्यूरेशन है उसकी लॉन्गिविटी है, कितना ड्यूरेशन टाइम पीरियड है, वो फिक्स नहीं है। तो प्रेजेंट में रखेंगे, आप लंच करते हो, सोते हो, पढ़ते हो, बस सबका ड्यूरेशन कंफर्म नहीं कि एग्जैक्ट 1 घंटा करो तो 1 घंटा डेली करते हो। तो जो भी एक हमारे डेली रूटीन के टास्क हैं वो भी इसी का पार्ट बनेंगे। साइंटिफिक मैथमेटिकल फैक्ट्स हमेशा सच होते हैं, वो ऐसे रहेंगे। ये सारी चीज़ें ये भी, ये और ये न्यूज़ हेडलाइंस आपने देख ही लिया है। कमेंट्री अगर टेलीविज़न या न्यूज़ रेडियो पे हो रही है तो हमेशा इंडेफिनिट का टेंस का यूज़ करते हैं। लाइक विराट कोहली पासिंग द बॉल नहीं होगा, विराट कोहली इज़ पासिंग द बॉल टू रैना, ऐसा नहीं होगा, विराट कोहली पासिस द बॉल टू रैना। तो हम क्या करेंगे, इंडेफिनिट यूज करते हैं कमेंट्री जब टीवी, टेलीविज़न या रेडियो पे होती है। साइंटिफिक मैथमेटिकल फैक्ट हमेशा 2 and 2 मेक्स 4 होगा, क्योंकि ये मेड फॉर मेक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 and 2 की एग्जैक्ट वैल्यू सिमिलर होती है, और जो चीज़ें एग्जैक्ट सेम होती हैं वो सिंगुलर कंसीडर करके हम आगे सिंगुलर मान के चलते हैं। रूटीन वर्क हमारा हो ही चुका है। अब ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हमें डिफाइन करते हैं कि एक्शन इज़ बीइंग परफॉर्म ऑन डेली बेसिस, और डेली बेसिस पे हमने टास्क, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रूटीन वाले वर्क जो हमारे होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। और ये ऐसा टेंस है जो हर बोर्ड एग्ज़ाम में पहला दूसरा ग्रामर वाले सेक्शन में इसका ही क्वेश्चन रहता है, रिपीट होता है, वो सबसे ज़्यादा यही टेंस पूछा जाता है, क्योंकि इसमें एस, ई एस, आई एस जो लगाने वाला फॉर्मूला होता है वही मिस्टेक करके आते हैं, नहीं लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगा के आ चले आते हैं, गलत हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला बोर्ड एग्ज़ाम में यही टेंस होता है। डेली, पर डे, एवरी डे, विदाउट फेल, विदाउट गैप, ये सब क्या बता रहे हैं कि बिना गैप किए हो रहा है, मतलब रेगुलर हो रहा है। बिना फेल हुए, तो फेल नहीं हो तो सक्सेसफुली आप डेली कर रहे हो। एवरी डे का मतलब डेली है, पर डे का मतलब डेली है, डेली मतलब भी डेली है, और ऑलवेज अगर लगा तब भी है, ओकेजनली लगा अक्सर होता रहता तब भी यही है, ऑफन लगा है तब भी ये टेंस है। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद करके रखने हैं कि ये भी जो एक आइडेंटिफायर का काम करेंगे। जब भी ये वर्ड मिल जाए समझ जाओ बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको क्या करना है, प्लूरल है तो क्या करना है। आते हैं अब हेल्पिंग वर्ब। अब इसके हेल्पिंग वर्ब एक्चुअल में तो डू होती है, बस लोग कहते हैं इसके डज, लेकिन डज होता नहीं, डज को बनाया गया है, क्योंकि डू क्या होती है,
डू होता है फॉर प्लूरल सब्जेक्ट एंड डज इज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। तो डज सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, डू प्लूरल के लिए यूज करते हैं। सिंगुलर प्लूरल तो आपको पता होगा कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनको हम अनकाउंटेबल है सिंगुलर एक कह भी नहीं सकते, बट काउंटेबल बनाने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हम बना सकते हैं। पर अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज कंसीडर सिंगुलर, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते तो एक ही मान सकते, एक से ज़्यादा नहीं मान सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। या काउंटेबल नाउन अगर है और वो क्या मोर देन वन नहीं है, वन है तो भी सिंगुलर है। एक इफ द काउंटेबल नाउन इज़ मोर देन वन तो वो हो जाएगा प्लूरल। तो एक से ज़्यादा चीज़ें होगी, यानी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट जो कि प्लेस पे नाउन प्रोनाउन यूज होता है, तो अगर एक है तो सिंगुलर कहेंगे, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन है तो हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो ये यूज कहाँ पे होते हैं? तो डू और डज कैसे बना अभी आगे डिस्कस करते हैं जब हम एस एस लगाना सीखेंगे। तो यहाँ डू और डज दोनों होते हैं, इनका यूज कहाँ पे करते हैं? इफ़ द सेंटेंस इज नेगेटिव ऑफ नॉट, नेगेटिव हो लेकिन कैसा वाला? नॉट वाला, क्योंकि और नेगेटिव होता है नेवर वाला, तो नेवर के साथ तो यूज नहीं करते। इनका यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस में या फिर होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, चाहे यस नो टाइप हो क्वेश्चन हो, चाहे डब्ल्यू एस टाइप हो, यानी द क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर ओनली सेइंग यस और नो, या डब्ल्यू एस टाइम यानी सेंटेंस विच स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड लाइक डब्ल्यू एच यानी व्हाट, हु, वाई, विच, इस तरीके से स्टार्ट जो होते हैं, जिसकी स्टेटमेंट की शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड प्लेस रहता है, उनसे शुरू होने वाले। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो क्वेश्चन पूछने वाले, उसमें इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, और उसके साथ ही साथ में नेगेटिव ऑफ नॉट में, ठीक है, जैसे डू नॉट होता है, डज नॉट होता है, यहाँ से ही, बट नेवर के साथ नहीं करते। तो नेगेटिव ऑफ नॉट के साथ हम हेल्पिंग ऑफ डू और डज का यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वेदर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप, दोनों में यूज करते हैं। अगर हेल्पिंग ऑफ यूज हो गई तो उसके साथ आपको याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। डू डज के साथ में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये याद रखना, बहुत गलतियाँ होती हैं यहाँ पे। अगर डू डज आपको दिख गया तो फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्यों लगाना होता है, क्यों हम एस एस यहाँ पे नहीं लगाते हैं, ये भी रीज़न देख लेते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जब आप नेगेटिव बनाते हो नॉट वाला, तो नॉट वाले नेगेटिव में आप देखेंगे इस प्लूरल के साथ तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आएगा इस वाले सेंटेंस में अंदर। अभी आगे स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वेदर द सब्जेक्ट का सेंटेंस इज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो। लेकिन अगर सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, प्लूरल नहीं आता। प्लूरल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। उसके साथ जैसे गो है तो गोज़ कर देते हैं, टीच है तो टीचेस कर देंगे, रन है तो रन्स कर देते हैं, वो सिंगुलर वर्ब होती है। लेकिन जब डू और डज यूज होता है तो दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। रीज़न क्यों है? क्योंकि प्लूरल के साथ तो पहले ही फर्स्ट फॉर्म आता था, सिंगुलर के साथ इसलिए फर्स्ट फॉर्म होता है कि ऑलरेडी जो ई एस लगना था मेन वर्ब में वो यहाँ हेल्पिंग वर्ब में लग चुका है। एक बार यहाँ लग चुका है तो दोबारा से हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब नेगेटिव बनाते हैं नॉट वाला या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उस दोनों में हेल्पिंग वर्ड डू डज का यूज हो जाता है। तो प्लूरल के साथ तो दोनों कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म ही आता था, लेकिन सिंगुलर के साथ सिंगुलर फॉर्म आता था। लेकिन डज लिखने की वजह से यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, क्योंकि डज में क्या लगा, डू में क्या लगा, ई एस लगा, तभी ये डज बना है, और जो सिंगुलर के लिए ही आता है ये। यही रीज़न है कि इसके साथ दोनों के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी डू और डज दिखेंगे इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो इन ऑर्डर टू मेक सिंगुलर वर्ब हमें क्या करना होता है? तो इस मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हम या तो एस ऐड कर देते हैं, या फिर ई एस ऐड कर देते हैं, या फिर वाई को आई में कन्वर्ट करने के बाद में ई एस लगा देते हैं। तो सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए क्या कंडीशन है कि एस ऐड कर दीजिए या ई एस लगा दीजिए, फिर वाई को आई में कन्वर्ट करिए, फिर उसके साथ ई एस लगा दीजिए। ये कंडीशन है सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंपल प्रेजेंट में ऐसा होता है और बाकी और कहीं नहीं होता। तो हमें वर्ब सिंगुलर करनी होती है व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इन असर्टिव सेंटेंस। किसमें? ऑफ नेगेटिव ऑफ नेवर, दोनों सेंटेंस में। असर्टिव में यानी पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों होता है असर्टिव सेंटेंस, लेकिन नॉट के साथ में नहीं। हमें नेवर के नेगेटिव में और के पॉजिटिव सेंटेंस में हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक्शन के लास्ट में या तो एस या फिर ई एस या फिर आई ई एस हमें ऐड कर देना होता है। तो किसके साथ कौन सा लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब कैसे बनाता है ये देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको लर्न कर लें। या आप यूजुअली लगाएंगे ना तो पढ़ने में और लग जाता है, आपको पता चल जाना चाहिए क्या लगना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आप ऐड करेंगे तो आपको लगेगा सही है, बट गलत हो जाता है वहाँ पे। तो ये इजी सबसे तरीका कि आपको लर्न कर लीजिए। आप एस हो या एस एस हो, किसी एक वर्ड याद कर लीजिए कि अगर एक्शन वर्ब का लास्ट
एक्शन वर्ब का लास्ट वर्ड क्या होगा, एस या एस एस पे एंड हो रहा है, या फिर सी एच या फिर एस एच पे ख़त्म हो रहा है, या फिर एक्स पे ख़त्म हो रहा है, या फिर जेड पे ख़त्म हो रहा है, तो इन सब के साथ में हमें क्या ऐड कर देना है, ई एस लगा देना। या फिर इस फॉर्मेट में आ जाएगा उस एक्शन वर्ब दिया हो कि कॉन्सोनेंट प्लस वाउल आ जाए। जैसा अभी हमने कहा था कि डज होता नहीं है, डज बनाया गया है, एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डू होती है। कैसे होती है आप देखेंगे, जो डू का फॉर्मेशन हो वो किससे बना, डी और ओ से बना है, ठीक। तो इससे पहले क्या क्या, डी एक कॉन्सोनेंट लेटर है और लास्ट में क्या है, ओ एक वाउल लेटर है, और कॉन्सोनेंट वाउल का फॉर्मेट अगर आ जाता है तो उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, तो ये जो डी और ओ था, कॉन्सोनेंट प्लस वाउल था, इसके साथ हम अगर ई एस ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाता है, डज बन जाता है। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म होती है। इसीलिए जब हम नेगेटिव ऑफ नॉट बनाते हैं तो हम ई एस यहाँ पहले ऐड कर चुके हैं, इसी वजह से इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, ना कि इसके बाद सिंगुलर फॉर्म आता है, ये रीज़न है। तो जब एक्शन वर्ब का लास्ट लेटर एंड हो रहा हो एस 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 सी एच एस एस जेड आर एक्स पे, या कॉन्सोनेंट प्लस सिंगल वाउल पे एंड हो रहा, तो उन दोनों कंडीशन में हम क्या लगा देते हैं, ई एस, इन ऑर्डर टू मेक द वर्ब सिंगुलर विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। किस सेंटेंस में, इंडेफिनिट के, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। और सेंटेंस की अगर बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव ऑफ नेवर दो जगह यूज करना है और कहीं नहीं यूज करना है। और यूज हो सकता है लेकिन वो कंडीशन अलग है, इन फॉर्म ऑफ एडवर्ब भी आता है, तो अलग बात होती है। नेक्स्ट क्या है कि हम, चलो ये तो हो गया हमारा ई एस वाला, ई एस हम कैसे लगाएंगे ये हमें कंफर्म हो गया। अब आता है आई ई एस कब कन्वर्ट करते हैं। तो आई ई एस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में क्या आ जाना चाहिए, वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो। तो इस जो वाई देख रहे हैं, इसको वाई को सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं आई में। क्यों करते हैं, क्योंकि तो वाई और आई की साउंड सिमिलर होती है, साउंड सेम होता है तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। आप वाई के साथ ई एस लगाएंगे, जो प्रोनाउंसिएशन का साउंड है वो डिसिमिलर हो जाएगा, थोड़ा ऑड लगेगा, गलत निकलेगा, या फिर आप प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे तो दिक्कत होगी। तो वाई और आई पढ़ने में साउंड सेम होता है। वाई के साथ हम ई एस नहीं लगा सकते थे, सिर्फ एस लगा सकते हैं, और यहाँ हमें ई एस लगाना है। तो ई एस लगाने के लिए आपको सेम साउंड रहे और कन्वर्ट कर लो, तो हम आई के साथ डबल हम ई एस कर सकते हो, दो लेटर ऐड कर सकते हैं। इसलिए पहले हम वाई को कन्वर्ट करते हैं आई में, उसके बाद में इसके साथ हम क्या लगाते हैं, ई एस बन लगाते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखें तो फ्लाई है, लाइक उड़ना। तो इसमें देखेंगे जो पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आ गया, एल आ गया, उसके बाद में क्या आया है, वाई। इस वाई को क्या करना, आई में कन्वर्ट कर देना, फिर इसके साथ ई एस लगा देना। तो ये वर्ड जो बन जाएगा सिंगुलर कैसा हो जाएगा, एफ आर एल आई ई एस, ये हो गया फ्लाइज। इसी तरीके से अगर दूसरा अगर हम देखें तो क्राई हो गया, तो क्राई में फिर वही आ गया कॉन्सोनेंट प्लस वाउल। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आई में कन्वर्ट करेंगे, फिर एस लगाएंगे, क्राइस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, चेंज करना है इन ऑर्डर टू मेक सिंगुलर। अब ये होता है कि एस कहाँ पे ऐड हो, ये भी खत्म हो गया, ई एस कहाँ लगेगा, एस कहाँ लगेगा, अब ये बचा एस सिर्फ। तो जहाँ पर ये पहला रूल, ये फर्स्ट वाला रूल एप्लीकेबल नहीं हो और दूसरा भी ना हो, तो या तो लेटर के लास्ट में ई आ रहा हो तो भी हमें क्या करना, सिर्फ एस लगाना, क्योंकि ऑलरेडी ई एस हम लगाते हैं, ई लगा हुआ मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, ई हम फिर से लगाएंगे थोड़ी ना, यहाँ पहले से लगा हुआ है, तो ई लगा हुआ हमके क्या सिर्फ ऐड कर देना, एस ऐड कर देना। या फिर जहाँ पे पहला और दूसरा रूल फॉलो नहीं होता, लाइक हो गया रन, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने लास्ट में क्या कहा था, वाउल आना चाहिए, यहाँ कॉन्सोनेंट आ गया, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट की जगह वाउल आ गया। तो इसमें दोनों, पहला कंडीशन भी नहीं फुलफिल हो रहा, दूसरा वाला नहीं हो रहा, तो सिंपल इसमें क्या ऐड कर देना, सिंगुलर बनाने के लिए एस ऐड कर देना, तो हो जाएगा रन्स। तो कब हमें करना है ऐसा यूज, कि व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड सेंटेंस इज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेंटेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ नेवर, तभी ये चीज़ें करना है। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव नहीं है या नेवर वाला नेगेटिव नहीं है तो सारी चीज़ें नहीं करना, सिर्फ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करना और कुछ नहीं करना। फॉर्मेट क्या होगा उसका, जो फॉर्मेट आप बनाओगे इस तरीके से कुछ रहेगा। सबसे पहले हमें क्या मेंशन कर लेना होता है, सब्जेक्ट, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके पॉजिटिव सेंटेंस में कि हम बात हो रही है यहाँ पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव के भी फिलहाल कर लेते हैं, नेगेटिव के तो हमने लिखा नहीं है। तो पॉजिटिव अगर सेंटेंस आपका है और सब्जेक्ट आपका क्या हो, सिंगुलर हो, तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ या तो एस ऐड कर देना या फिर ई एस ऐड करना, या फिर वाई को आई में कन्वर्ट करने के बाद ऐसे लिखना, फिर आपको फाइनली ऑब्जेक्ट लिखना। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाना, ऑब्जेक्ट लगा देना। हेल्पिंग वर्ब दोनों में नहीं लगे बिकॉज द सेंटेंस इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज नहीं करते, नहीं करेंगे तो हमें क्या करना, डायरेक्ट
वर्ब पे, मेन वर्ब पे स्विच कर जाना है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगी तो ध्यान रखना कि आपको कुछ ना कुछ ऐड करना है, बट सब्जेक्ट प्लूरल है तो कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ 2 एग्जाम्पल्स, अब देख सकते हैं 2 एग्जाम्पल्स में कौन कौन से कैसे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट फॉर्मेट दोनों का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में हेल्पिंग नहीं लगना है। और यहाँ पे भी सब्जेक्ट है। टीच का फॉर्म होता है टीच, टॉट, टीचिंग, तो ये आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक, ये देयर और हर क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। हर यंगर सिस्टर, तो यहाँ पे नाउन सिस्टर है, सिस्टर कैसी है, यंगर है, तो ये भी एडजेक्टिव है। और उससे पहले हर जो लिखा है ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सब किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, सिस्टर को कर रहे हैं। तो ये उसके वर्ड्स हो गए। ये देयर ब्रदर्स, तो देयर के बाद नाउन आ रहा है, तो ये नाउन हो गया, और ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा आपका। तो एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, और उसके बाद नाउन जो ब्रदर है तो आपका नाउन हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीज़ दी है। पहला जो दोनों आपको दिख रहा है सब्जेक्टिव केस दिख रहा है, सब्जेक्टिव केस यानी क्या होंगे, ये सब्जेक्ट होंगे। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, तो आपको ये हमेशा याद रखना, जो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन में होते हैं, ही, शी, इट, दीज आर ऑलवेज सिंगुलर, ये कभी प्लूरल होते ही नहीं, ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे शी लिखा हुआ, तो शी सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका है तो उसके साथ हमें कुछ ना कुछ ऐड करना होता है। तो क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, देखो, तो इससे पहले हमने कहा था अगर एक्शन का लास्ट वर्ड किस पे एंड हो रहा हो, सी एच पे ख़त्म हो रहा हो, तो सी एच पे अगर एंड हो रहा है तो उनके साथ क्या लगाते हैं, उसके साथ ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या प्लेस कर देंगे, ई एस, तो हो जाएगा शी टीचेज़ हर यंगर सिस्टर, शी टीचेज़ हर यंगर सिस्टर। लेकिन उसी नीचे में देखेंगे सब्जेक्ट क्या हमारा दिया हुआ, दे, और दे मतलब मोर देन 1% की बात हो रही है, और जो एक से ज़्यादा होता है उसे प्लूरल कहते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जो कि ऑलरेडी लगा है, तो यहाँ में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सही है। तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कन्फर्म हो गया, टीच की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, एंड देन ऑब्जेक्ट प्लेस करना, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्लेस है, तो सेंटेंस इस तरीके से लिखना है। तो व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड सेंटेंस इज असर्टिव और नेगेटिव ऑफ नेबर, अगर नेगेटिव है भी तो नेवर वाला है, नॉट वाला नहीं। तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेवर वाला नेगेटिव सेंटेंस हो, ऐसे सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके साथ हमें कुछ ना कुछ यहाँ से ऐड कर देना होता है। क्या टर्म एंड कंडीशन ऐड करने की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमें ऐड करना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं हो, इस तरीके से बन जाएगा। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इसके जो नेगेटिव बनते हैं, नॉट वाले, जहाँ पे हेल्पिंग और डू और डच का लगता है, वो नेक्स्ट पार्ट में बना के आपको भेज देंगे। थैंक यू सो मच।